Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म यूरोप का 12th और आखिरी वीडियो लेक्चर। जी हाँ, नेशनलिज्म यूरोप फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के इस आखिरी वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ब्रिटेन जो है वो यूनिफाई हुआ, यानी कि कैसे उसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड का मर्जर हुआ। हम जानेंगे कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या है और तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इंपेरिज्म और बल्कन्स वाला ग्रुप कैसे काम किया है। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चलिए बिना कोई समय गए आज के इस अमेजिंग वीडियो का हम शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूके। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि कैसे इनकॉर्पोरेशन हुआ यूके में किसका, स्कॉटलैंड का। हाउ स्कॉटलैंड गॉट मर्ज इनटू यूके, तो क्या है वो, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यहाँ यूके की बात क्या है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि द ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, आप यूके कह लीजिए या फिर द ग्रेट ब्रिटेन कह लीजिए, ये सब इंग्लैंड के यूनिफाइड फॉर्म के नाम है। जी हाँ, अगर यूनिफाई नहीं है यानी कि नेशनल स्टेट नहीं है तो उसे इंग्लैंड बोला जाएगा, स्कॉटलैंड बोला जाएगा, आयरलैंड बोला जाएगा। लेकिन जब वो यूनिफाई हो गया तो उसका नाम इंग्लैंड से क्या हो गया, द ग्रेट ब्रिटेन हो गया। सो स्टूडेंट्स, यूनिफाई होने के बाद इसका नाम क्या हो गया, यूके हो गया, यानी कि यूनाइटेड किंगडम या फिर द ग्रेट ब्रिटेन। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। द ग्रेट ब्रिटेन का मतलब का यूनिफाइड ब्रिटेन की बात हो रही है, यूनिफाइड इंग्लैंड की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो उसी को कैसे देखा गया है, उसे किया गया ना, चलिए पढ़ते हैं। स्कॉटलैंड को यूके में जोड़ने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, किसे जाता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 यही है जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ देता है, यानी कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज करने का जो क्रेडिट है, जो रूल है, कौन सा था वो, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। जी हाँ, 1707 में एक रूल बना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रूल पास किया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन 1707। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन फॉर्मुलेशन ऑफ यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन के यूके का फॉर्मेशन यानी कि यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन किसे हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया, तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के भी, और किसके बीच हुआ, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच। जी हाँ, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूके ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ यूके एंड ग्रेट ब्रिटेन, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। समझ हो गया आपको। दूसरी बात, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मिलने का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लैंड जो है वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव स्कॉटलैंड के ऊपर डालने में बहुत सक्सेसफुल रहा। स्कॉटलैंड को मर्ज करवा लेना अपनी कंट्री में, किसी भी कंट्री को अपनी कंट्री में मर्ज करने के लिए अगर राजी हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने उस कंट्री को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया, आपने उस कंट्री को अपने कंट्रोल में रखा है, तभी तो वो नेशन, तभी तो वो कंट्री कैसी होगी, रेडी हो गई आपकी कंट्री में मर्ज होने के लिए। यानी कि इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया था किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर, और फाइनली स्कॉटलैंड एग्री हो गया कि वो कहां मर्ज हो जाए, इंग्लैंड में मर्ज हो जाए। तो यही हुआ है। दिस मीन्स दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। उसके आगे क्या, हेंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। अब जब स्कॉटलैंड मर्ज हुए कहां पर, इंग्लैंड में, तो क्या स्कॉटलैंड की बात ज्यादा सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। ज्यादा पावर किसके पास है, इंग्लैंड के पास। ज्यादा वेल्थ किसके पास है, इंग्लैंड के पास। ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, इंग्लैंड का। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्यादा लोग किसके होंगे, ज्यादा मेंबर्स किसके होंगे, इंग्लैंड के। ऑब्वियस सी बात है ना। स्कॉटलैंड की बात तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि छोटा सा नेशन है और ऊपर से उसका कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है, वो ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। इंग्लैंड थोड़ी ना स्कॉटलैंड में मर्ज हुआ है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मर्ज हुआ है, स्कॉटलैंड को मजबूर किया गया है, तो स्कॉटलैंड को इंग्लैंड की शर्तें माननी पड़ी होंगी। ठीक, तो पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। यहाँ पे इंग्लैंड के मेंबर्स थे। अब इंग्लैंड के मेंबर है तो किसकी ज्यादा भलाई सोचेंगे, इंग्लैंड की। वो थोड़ी बोलेंगे स्कॉटलैंड में इंग्लैंड को मर्ज करा दो, वो कहेंगे कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज कराओ, आयरलैंड को इंग्लैंड में मर्ज कराओ, क्योंकि हमारा इंग्लैंड महान है ना, ब्रिटेन महान है, ग्रेट ब्रिटेन है। बट स्कॉटलैंड के जिन लोगों ने भी अपोज करने की कोशिश की, जैसे कि द कैथोलिक क्लैंस, यानी जो कैथोलिक योद्धा थे, द कैथोलिक क्लैंस ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन। जब भी इन कैथोलिक क्लैंस ने, यानी
जो भी स्कॉटलैंड के लोग हैं, जो भी स्कॉटिश लोग हैं, स्कॉटिश पीपल है, स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, जब भी इन्होंने आज़ादी इंडिपेंडेंस की मांग की, वो इंग्लैंड में मर्ज नहीं होना चाहते थे, जब भी उन्होंने अपोज किया ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उन्हें बहुत ही क्रूअल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें उनके घरों से भगा दिया गया, उन्हें उनकी भाषा नहीं बोलने दी जाती, उन्हें उनका जो नेशनल ड्रेस आइकॉनिक था वो नहीं पहनने दिया, यानी कि उनका कल्चर छीन लिया गया, उनकी पावर छीन ली गई और उन्हें फोर्स किया गया कि वो इंग्लैंड को माने, इंग्लैंड के कल्चर को अपनाए, इंग्लैंड के पावर को अपनाए, ये कहा गया उनसे। ठीक, द कैथोलिक क्लैंस ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन, दे सफर टेरिबल रिप्रेशन, उन्हें बहुत ही भयानक रिप्रेशन, यानी कि क्या कह सकते हैं, खत्म करना है, खात्मा। रिप्रेशन का मतलब दमन होता है, यानी किसी मूवमेंट को खत्म करना, यानी कैथोलिक क्लैंस का मूवमेंट को खत्म किया गया, किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, बहुत ही बुरी तरीके से खत्म किया, एक सफर टेरिबल रिप्रेशन। ठीक, दे वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, उन्हें उनकी गैलिक लैंग्वेज, फॉरबिडन मतलब मना, गैलिक लैंग्वेज बोलने से मना किया गया। दे वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस, और तो उन्हें उनका नेशनल ड्रेस भी पहनना नहीं दिया था, और बहुत सारे तो घरों से ड्राइव आउट कर दिए गए, उनके घरों से बेदखल कर दिए, निकाला गया उन्हें उनके घरों से, यानी कि नहीं रह सकते, देश निकाला दे दिएगा कि आप नहीं रह पाओगे क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स हम ये देख पा रहे हैं कि स्कॉटलैंड यूके में कैसे मर्ज हुआ है। स्कॉटलैंड यूके में मर्ज हुआ एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से। जी हाँ, अब इस स्कॉटलैंड के मर्ज होने से इंग्लैंड में बात क्या हुआ कि इंग्लैंड की पावर क्या हो गई है, बढ़ गई है, किसके ऊपर, स्कॉटलैंड के ऊपर। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो है वो रिजल्ट किया किसमें, स्कॉटलैंड का मर्जर इनटू इंग्लैंड। ठीक है, अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मर्ज हुआ, इसका मतलब क्या, इंग्लैंड की पावर ज्यादा है या स्कॉटलैंड की, जो कंट्री मर्ज होती है वो छोटी होगी ना, तो स्कॉटलैंड मर्ज हो गया इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस था स्कॉटलैंड के ऊपर, है ना, दूसरे देशों पे इंग्लैंड का स्कॉटलैंड इन्फ्लुएंस बढ़ा है। फिर दूसरी बात ये कि अब जो भी इंग्लैंड के लोग ही होंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि ज्यादा फेवर किसका लिया गया, इंग्लैंड का, कम फेवर लिया गया स्कॉटलैंड का। ठीक, तो वही हम देख पा रहे हैं, जो भी कोशिश भी किया उसको एक बहुत ही टेरिबल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा, ना उन्हें उनकी भाषा बोलने देगी, ना उनका ड्रेस पहनने दिएगा, उनके घरों से भी निकाल दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये है मर्जर ऑफ यूके स्कॉटलैंड इन यूके। अब हम बात कर लेंगे दूसरे स्टेट्स की, जो कैसे मर्ज हुए, कहां पर, यूके में। तो चलिए हम देखते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड यूके। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो आयरलैंड है वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में मर्ज हुआ है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूके क्या है, चलिए हम देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूके, आयरलैंड का मर्जर यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में कैसे हुआ है उसी की बात हम करने वाले हैं। तो पहले देखिए, आयरलैंड वाज ट्रीटेड इन ए सिमिलर वे एज वाज स्कॉटलैंड। जिस प्रकार से स्कॉटलैंड के साथ व्यवहार किया गया उसी प्रकार से व्यवहार किसके साथ किया गया, आयरलैंड के साथ। यानी स्कॉटलैंड के लोगों को रिप्रेस किया गया, किसी ने इंडिपेंडेंस की डिमांड की तो रिप्रेस, टेरिबल रिप्रेशन हुआ, किसी ने लैंग्वेज अपने नेशनल ड्रेस की बात की तो हटाया गया, यानी उन्हें ना उनकी लैंग्वेज बोलने दी गई, उन्हें ना उनके नेशनल ड्रेस पहनने दिए गए और उनके घरों से बाहर निकाला गया। जिसने भी इंडिपेंडेंस डिमांड की, जो भी नेशनल स्टेट में मर्ज नहीं होना चाहता, जो भी ब्रिटेन में नहीं शामिल होना चाहता, उसके साथ यही व्यवहार किया गया। यानी आयरलैंड वाज ट्रीटेड इन ए सिमिलर वे एज वाज स्कॉटलैंड। ठीक, दूसरी बात, आयरलैंड वाज डिवाइडेड इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड एक ऐसा देश है जो दो भागों में बटा है, जहां पे आधे भाग में कैथोलिक लोग रहते हैं और आधे भाग में प्रोटेस्टेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो कास्ट की तरह आप समझ लीजिए कि दो क्या है, कास्ट है। जो यूरोप में जैसे हमारे यहाँ अपर कास्ट लोअर कास्ट होता है, हमारे यहाँ जो अलग दो रिलीजन है, बिल्कुल उसी तरह उसी रिलीजन में यानी उस कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन में ही दो तरह के होते हैं। यानी क्रिश्चियनिटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। ठीक, जैसे कि हिंदू जाति में ही अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, हिंदू धर्म में अलग अलग जातियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही कैथोलिक धर्म में भी, क्रिश्चियनिटी धर्म में भी अलग अलग जाति हैं, जैसे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो चलिए, इस आयरलैंड का डिवीजन दो भागों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दोनों आपस में लड़ते हैं। तो इंग्लैंड ने क्या किया, वही डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई जैसा इन्होंने इंडिया में किया है, हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो, इंडिया पे रूल करो। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने क्या किया, आयरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को लड़वा दो, एक को सपोर्ट कर दो और रूल करो। तो बिल्कुल द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्ज कैथोलिक कंट्री। ज्यादातर कौन है, कैथोलिक लोग हैं, कम लोग कौन है, प्रोटेस्टेंट। तो कम वाले के साथ खड़े हो जाओ ताकि ज्यादा लोग आपसे लड़ने लगे और प्रोटेस्टेंट के साथ लड़ने लगे, तो आप फायदा उठा के उसके ऊपर कंट्रोल कर लो। सेम इंडिया ने भी किया था, ब्रिटिशर्स ने, वो मुस्लिम का सपोर्ट लेते थे और मुस्लिम को समझ में नहीं आया कि ब्रिटिशर्स उनका फायदा देख रहे हैं ना कि मुस्लिम्स का, और मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स मिलकर किसके खिलाफ लड़ने लगते थे, हिंदूज के खिलाफ, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया। और आप देख पाते हैं इंडिया पाकिस्तान दो पार्ट है, किसी वजह से, उसी वजह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से। ब्रिटिशर्स ने वही पॉलिसी यहाँ भी अपनाई। द इंग्लिश
सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। इतने बड़े लार्ज कैथोलिक कंट्री पे कब्जा नहीं कर सकते थे ब्रिटिश भी, इतने बड़े इंडिया जो हिंदू नेशन है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने सपोर्ट लिया मुस्लिम्स का। सेम यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किसका लिया, कैथोलिक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए किसका सपोर्ट लिया, प्रोटेस्टेंट्स का। द रिवॉल्ट रेज्ड बाय कैथोलिक्स वर सप्रेस्ड, है ना, जो भी रिवॉल्ट कैथोलिक ने शुरू किया वो सप्रेस कर देगा। टेरिबल सप्रेशन हुआ, जिसका स्कॉटलैंड में हुआ था सेम आयरलैंड में भी वही हो रहा है ना। द रिवॉल्ट रेज्ड बाय कैथोलिक्स वाज सप्रेस्ड आफ्टर ए फेल्ड रिवॉल्ट लीड बाय वोल्फीटोन। ये बंदा हार नहीं मानने वाला। ये वोल्फीटोन जो है ना दूसरे लीडर्स की तरह है, इसने भी क्या है, आयरलैंड का ये लीडर है, इसने भी लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, कि वो मर्ज नहीं होना चाहते। तो आफ्टर ए फेल्ड रिवॉल्ट लीड बाय वोल्फीटोन एंड हिज आयरिशमैन स्कॉट, है ना, उसके आयरिशमैन को सोल्जर थे, उन लोगों के साथ इन्होंने रिवॉल्ट लड़ा था इस वोल्फीटोन ने 1798 में इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन ये रिवॉल्ट क्या हुआ, सप्रेस किया गया। इंग्लैंड ऑब्वियसली बहुत बड़ी कंट्री है तो आयरलैंड को तो हरा ही देगी, तो आयरलैंड की रिवॉल्ट को सप्रेस किया गया। आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके इन 1801। 1798 में वोल्फीटोन के द्वारा जो रिवॉल्ट चलाया गया था आयरलैंड का इंग्लैंड में मर्ज ना होने का, उस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया इंग्लैंड ने, और फाइनली इंग्लैंड ने क्या किया, इस आयरलैंड को फोर्सिबली क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट यानी कि मर्ज कर दिया। कहां पर, यूके में 1801 में। 1798 में वोल्फीटोन ने मूवमेंट चलाया, है ना, किसके साथ मिलके, अपने आयरिश सोल्जरमैन के साथ मिलके, लेकिन उसको खत्म कर दिया, इस पूरे रिवॉल्ट को खत्म कर दिया किसने, इंग्लैंड ने, और फोर्सफुली 1801 में इसको मर्ज कर दिया इंग्लैंड में। तो इस तरह से आयरलैंड का इनकॉर्पोरेशन या मर्जर हुआ है यूके में। ए न्यू नेशन, अब मर्ज करने के बाद क्या हुआ, ए न्यू नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। जी हाँ, एक नया नेशन बना जिसमें डोमिनेंट कल्चर यानी मेन कल्चर, लोग की संस्कृति क्या होगी, इंग्लैंड वाली होगी, ना कि आयरलैंड वाली होगी। कोई आयरिश कल्चर फॉलो नहीं करेगा, सबको क्या फॉलो करना है, इंग्लैंड वाला कल्चर ही फॉलो करना है। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वाज द ब्रिटिश फ्लैग। अब इस नए ब्रिटेन का यानी सिंबल क्या होगा, आयरलैंड का झंडा हट गया, इसका सिंबल क्या रहेगा, यूनियन जैक रहेगा। नेशनल फ्लैग का सिंबल यूनियन, जैसे हमारे नेशनल फ्लैग को ट्राइकलर बोलते हैं, वैसे इंग्लैंड के नेशनल फ्लैग को यूनियन जैक बोलते हैं। आपने देखा होगा ब्लू, उसमें रेड स्ट्रिप्स होती हैं क्रॉस वाली, ठीक। द नेशनल एंथम हुआ यहाँ पर, नया नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये इंग्लैंड का नया नेशनल एंथम बना, और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएगी। तो इतना सब हुआ है आयरलैंड को यूके में मर्ज करने के लिए। तो स्टूडेंट, दिस इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन यूके। तो ये हमने बात कर ली कि कैसे आयरलैंड का मर्जर हुआ है यूके में। तो स्टूडेंट्स, हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए, स्कॉटलैंड का मर्जर यूके में और आयरलैंड का मर्जर यूके में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे इंग्लैंड का यूनिफिकेशन यानी कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ है। इसलिए तो इतना स्ट्रेंज केस कहा गया कि इस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से, बिना कोई वॉर लड़े, बिना कोई रिवोल्यूशन के, रिवोल्यूशन हुए भी तो सप्रेस कर दिए गए, बिना इन सब चीजों के ही क्या कर दिया गया, यूनिफिकेशन कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, विजुअलाइजिंग द नेशन। स्टूडेंट्स, 18th और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आर्टिस्ट लोगों ने क्या किया था, किसी भी नेशन को एक सिंबल देना शुरू कर दिया था, यानी किसी भी नेशन को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि इंडिया को मदरलैंड, इंडिया की जो भारत माता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हमारे कंट्री के एक आइकॉनिक सिंबल है। उसी तरह से 18th और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट लोगों ने क्या किया था, आइकॉनिक सिंबल देकर, फीमेल्स एलेगरी देकर, यानी कि एलेगरी का मतलब होता है सिंबल यानी कि आइडिया। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिस्ट लोगों ने 18th और 19th सेंचुरी में नेशन को विजुअलाइज किया, उन्होंने नेशन को एक सिंबॉलिक फॉर्म देना शुरू कर दिया। तो विजुअलाइजिंग द नेशन क्या है, चलिए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, 18th और 19th सेंचुरी के वक्त जो भी आर्टिस्ट लोग थे, जो भी लोग आर्टिस्ट यानी कि पोर्ट्रेट बनाते थे, पेंटिंग्स बनाने थे, उन लोगों ने नेशन को विजुअलाइज करना। विजुअलाइज का मतलब होता है देखना। किसी भी नेशन को आप एक सिंबल के रूप में कैसे देखते हैं, जैसे आप भारत को देखेंगे तो भारत माता सिंबल नजर आता है, यानी हम नेशनल फ्लैग को देखें या नेशनल इंडिया का जो मैप देखें तो अक्सर आप देखते हो कि मैप के बीच में एक लेडी खड़ी होती है फ्लैग लिए हुए, जो भारत माता है, जो फीमेल एलेगरी है इंडिया की। बिल्कुल सेम उसी तरह 18th और 19th सेंचुरी में फॉरेन कंट्रीज यानी कि हम फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, यहां पर भी इस तरह के फीमेल सिंबल्स हुआ करते थे जिन्हें फीमेल एलेगरी कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या था और कैसे था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट पोर्ट्रेट नेशंस एज ए फीमेल फिगर्स। 18th और 19th सेंचुरी के समय में आर्टिस्ट ने क्या किया, नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया। जी हाँ, ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी
आर्टिस्ट पोर्ट्रेट नेशंस एज ए फीमेल फिगर्स। किसी भी नेशन को, किसी भी राष्ट्र को आर्टिस्ट लोगों ने क्या किया, एक फीमेल फिगर के रूप में, यानी जो देश होता है ना उसे एक फीमेल सिंबल के रूप में दिया। यानी भारत देश की भारत माता हमारी सिंबल है, यानी हमारे देश को भारत माता को रिप्रेजेंट, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, भारत माता है। बिल्कुल वैसे ही जर्मनी की जर्मनी माता या फ्रांस की फ्रांस माता, ऐसा कुछ सिंबल होगा। माता नहीं बोलते वो लोग, बट हाँ ऐसा कुछ सिंबल था उनका। चलिए हम उसकी बात करते हैं। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. जो भी विमेन, जो भी फीमेल फॉर्म चूज किया जाता था उस नेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो रियल लाइफ में बिलोंग नहीं करती है। जैसे भारत माता हमारी कंट्री में कहीं है नहीं, किसी एक लेडी को उठाया और पेंटिंग दिखा दिया। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, अगर कोई रोल करना है मूवीज में किसी एक्टर, तो किसी एक्टर्स को उठा लेते हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, किसी को भी ऐसा ले लिया और उसको एक्टर्स को दिखा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं किया जाता। जैसे कि हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को पोर्ट्रेट करने के लिए कंगना रनौत ने एक मूवी बनाई थी मणिकर्णिका, जिसमें कंगना रनौत को परफॉर्म किया गया, उन्होंने परफॉर्म किया था, तो उनको रोल दिया गया। लेकिन आर्टिस्ट ने जो रोल चूज किया था एक फीमेल एलेगरी का, यानी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो जो फीमेल कैरेक्टर था वो पर्सनल लाइफ में बिलोंग नहीं करता। यानी कि ऐसा फीमेल कैरेक्टर चुनो जिस नाम की कोई लेडी ही ना हो पूरे वर्ल्ड में, है ना, या उस नाम की, उसकी तरह दिखने वाले चेहरा, उसकी तरह कैरेक्टर किसी भी लेडी के, किसी भी वुमेन के ना हो पर्सनल लाइफ में, है ना, सबसे हटकर हो। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in the real life, है ना, वो किसी विमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। वो जो सिंबल था ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता, पूरे कंट्री को। तो फीमेल फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता, पूरे नेशन को, किसी विमेन को नहीं। ये किसी औरत का रोल मॉडल नहीं है, पूरे देश का रोल मॉडल है, ठीक है। The female figure became an allegory, abstract idea of the nation. Allegory का मतलब होता है abstract idea. Abstract idea का मतलब वो फीलिंग जो हम, abstract का मतलब क्या होता है, आपने abstract नाउन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। abstract का मतलब क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। हम उसे मन में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे फीलिंग्स होती है हमारी, बिल्कुल वैसे ही इमोशंस, फीलिंग्स जो हमारे मन में होती हैं, लेकिन हम उन आइडियाज को बाहर नहीं ला पाते हैं, उसे हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, दिस इज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज द फीलिंग ऑफ सैडनेस। ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना, वो अंदर फील होता है। फील द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ सैडनेस, ये सब अंदर से होता है ना, इमोशंस। तो उसी तरह से क्या किया गया, फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनी। ये एक सिंबल है, एक आइडिया है, इसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक। फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस वाज क्रिस्टीन मरीन। जो क्रिस्टीन मरीन थी वो फ्रांस की फीमेल एलिगरी थी, यानी फ्रांस की जो भारत माता है, यानी कि फ्रांस माता है, वो कौन है, क्रिस्टीन मरीन है। उसे फ्रांस की माता कहा गया, ठीक। सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ये लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल था, यानी कि रेड कैप पहने हुए रहते थे ना, तो ये सिंबल था। फ्रांस की जो फीमेल फिगर है वो किसका सिंबल है, लिबर्टी और रिपब्लिक का सिंबल है। यानी फ्रांस में जो लेडी है, वो फ्रांस की जो लेडी है, फ्रांस की जो सिंबल है, फ्रांस की जो माता है, वो किसका सिंबल है, किसका रूप है, वो है लिबर्टी और रिपब्लिक। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम और रिपब्लिक का मतलब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, गणतंत्र होना, कॉन्स्टिट्यूशन का होना, ठीक। और जर्मन में जो है उसमें जर्मनिया बनाई गई, यानी जर्मनिया माता जो थी वो जर्मनी की फीमेल फिगर थी ना। जर्मनिया बिकेम एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन हु वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, है ना, जो ओक लीव्स का क्राउन यानी ताज पहनती थी। ओक लीव्स कुछ कड़ी पत्ते जैसा होता है, करी लीव्स देखे होंगे ना आपने, मीठी नीम जिसे कहते हैं, बिल्कुल उस तरह की लीव्स क्या रहता है, ओक लीव्स। और जो ओक ट्री है ना, ओक लीव्स, ये हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। जी हाँ, जर्मनी में ओक को हीरोइज्म के लिए तौर पर देखते हैं, वो सिंबल है। ओक मींस हीरोइज्म का सिंबल है ना, तो उसी को इसलिए क्या किया गया, उस माता को, जर्मनिया माता को क्या किया गया, ओक लीव्स का क्राउन पहनाया गया कि वो हीरोइक, वो हीरो का सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आर्टिस्ट लोग कैसे एक नेशन को विजुअलाइज करा रहे हैं, यानी नेशन को किस तौर पे देखा जा रहा है। अब देश एक नॉन लिविंग थिंग नहीं रह गया, देश को एक लिविंग थिंग जैसा बना दिया गया है। देश को एक सिंबल दे दिया गया है जिसे फीमेल एलिगरी दिया गया। कब, आर्टिस्ट ने दिया ये सब 18th और 19th सेंचुरी में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरे नेशन को विजुअलाइज किया गया है फीमेल एलिगरी के रूप में। अब फीमेल एलिगरी क्या होती है, एक सिंबल होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है जो किसी फीमेल को कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, उस देश के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वही कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं और उसे देश का सिंबल कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये बात थी विजुअलाइजिंग द नेशन की। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म की और देखेंगे कैसे बल्कन्स लोग थे, उनका रोल क्या था नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म में। चलिए हम उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक की हमने अपनी कहानी में देखा कि कैसे एक एक स्टेट, एक एक कंट्री बहुत ही मेहनत कर रही है, बहुत सारे रिवोल्यूशन कर रही है, खूब सारे तामझाम कर रही है ताकि वो नेशन स्टेट बन पाए।
और फाइनली नेशन स्टेट बना भी, इन लोगों की मेहनत रंग लाई और ये नेशन स्टेट बना भी। पर ये जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो भी नेशनलिस्ट ग्रुप लोग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जलने लगे थे। ये एक दूसरे की टेरिटरी को कब्जा करना चाहते थे। नेशन स्टेट बन जाने के बाद भी ये चाहते थे कि एक दूसरे की टेरिटरी को कब्जा करके एक बड़ा नेशन स्टेट बनाया जाए। यानी नेशन स्टेट बन जाने के बाद शांति नहीं रही, पीस नहीं रहा, ये आपस में लड़ने लगे। स्पेशली जो बल्कन्स वाला एरिया था, जी हाँ, बल्कन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नेशनलिस्ट लोग रहते हैं, इंपेरिज्म लोग रहते हैं। ये लोग एक दूसरे के एरिया को कब्जा करना चाहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को बहुत ही पसंद नहीं करते हैं। इसी कारणवश वहां पे बहुत ही एक्सप्लोसिव रीजन बन गया। मतलब आए दिन वहां पे वॉर होते रहते एक दूसरे के बीच। एक अपना एरिया, जैसे इंडिया की बात कर लीजिए आप, जैसे इंडिया का एक स्टेट दूसरे स्टेट को हरा कर कब्जे में लेना चाहता था पहले जब राजा लोग थे, बिल्कुल सेम चीजें होती थी। कहां पर? बल्कन्स वाले रीजन्स में सेम चीजें होती थी। वहां पर भी जब यूनिफिकेशन होने के बाद भी, और फाइनली ये सब चल के कहां रिजल्ट करता है? वर्ल्ड वॉर के तरफ। तो स्टूडेंट्स यही हमें बात करनी है कि बल्कन्स वाला एरिया जो है, जी हाँ, नेशनलिज्म आ जाने के बाद भी लोग इंपेरिज्म लाना चाहते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया रहा है बल्कन्स, तो ये ऐसा रीजन है जो सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप। जी हाँ, पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट टेंशन, यानी कि नेशनलिज्म ला देने के बाद, नेशन स्टेट बना लेने के बाद भी लोगों के अंदर टेंशन रहा, लोगों के अंदर वॉर वाली फीलिंग आने लगी। लोग अभी भी शांति से नहीं जी रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं चाह रहे, अभी भी एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई का जो सोर्स है वो क्या है? बल्कन से। जी हाँ, बल्कन जो रीजन है, बल्कन जो एरिया है, वहां रहने वाले लोगों को स्लैब्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लैब्स, SLAVS, स्लैब्स। बल्कन एरिया में रहने वाले लोगों को स्लैब्स कहा जाता था। और ये एरिया इतना एक्सप्लोसिव था, मतलब ये बहुत ही विस्फोटक था। यानी आए दिन यहाँ पर लड़ाइयाँ होते रहती, यहाँ पर रहने वाले सारे नेशनलिस्ट लोग दूसरे से जलते थे और यहाँ पर टेंशन यानी कि तनाव रहता था, जिस कारण बस यहाँ पे लड़ाई होती रही और नेशनल स्टेट जो बना हुआ था वो बिगड़ने भी लगा। फाइनली रिजल्ट क्या हुआ इसका? वर्ल्ड वॉर हुआ। इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट निकला। तो चलिए हम बात करते हैं कि बल्कन्स वाला जो एरिया है, बल्कन्स वाज द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप, हाउ। तो चलिए क्या है वो देखते हैं। बल्कन्स, जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बल्कन्स के बारे में कि बल्कन्स क्या है। बल्कन्स वाज द रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। जी हाँ, बल्कन एक ऐसा इलाका है, ऐसा क्षेत्र है, एक रीजन है, किसी का नाम नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है। बल्कन वाज द रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। ये ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन का एरिया है। कंप्राइजिंग, मतलब इसमें क्या क्या आता था? आज का मॉडर्न डे का है ना, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, हेजरजोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो। जी हाँ, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, इस तरह के जो स्टेट्स हैं ना आज के, ये किस में आते थे? उस वक्त बल्कन्स में आते थे। जी हाँ, आज तो यहाँ बहुत शांति है इन स्टेट्स में, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव था। यानी बहुत तरफ, चारों तरफ अशांति फैली हुई, तरह तरह के वॉर्स हो रहे हैं, टेरिटरी पे कब्जा किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, whose inhabitants were broadly known as Slavs, यहाँ पर रहने वाले लोग को क्या कहा जाता था? स्लैब्स कहा जाता था। यानी कि बल्कन्स वाले इलाकों में द पर्सन और द inhabitants living in Balkan regions were known as Slavs। जी हाँ, inhabitants लिविंग इन बल्कन्स वर नोन एज स्लैब्स। क्या कहा जाता था? स्लैब्स कहा जाता था। या फिर स्लैब्स कहाँ रहते थे? बल्कन्स में। बल्कन्स लोग को क्या कहा जाता था? स्लैब्स कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। बल्कन्स वाले रीजन में रह रहे हैं तो स्लैब्स कहेंगे, या फिर स्लैब्स कहाँ रहते थे तो बल्कन्स वाले रीजन में। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक, A large part of Balkans was under control of Ottoman Empire। जो बल्कन्स का बहुत सारा एरिया है, यानी कि मान लीजिए अगर ये बल्कन है तो इस बल्कन का इतना एरिया किसकी इसमें है? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में है। बाकी दूसरे दूसरे राजाओं के कंट्रोल में है। इतना सारा ज्यादा से ज्यादा कितने कंट्रोल में है? ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में है। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म, जब पूरे बल्कन वाले इलाके में रोमांटिसिज्म वाला आइडिया फैल रहा था, यानी कि रोमांटिसिज्म यानी कि रोमांटिक नेशनलिज्म, इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। रोमांटिसिज्म को, साइंटिफिक तरीकों को ना मानना, फैक्ट्स को ना मानना, वो क्या कहलाता है? रोमांटिसिज्म कहलाता है। या फिर फीलिंग्स और इमोशन से ही काम करना, सोचना, उसको ही ज्यादा वैल्यू देना, क्या कहलाता है? रोमांटिसिज्म। यानी कि जब बल्कन्स वाले इलाकों में वहां जो लोग रहते थे उनके अंदर जो रोमांटिसिज्म यानी फिर रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग फैली, और उसी वक्त एक और चीज हो रहा था। क्या? इस ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, यानी इस तरह से ये अलग हो गया था। यानी कि क्या हो रहा है? पूरा अलग हो रहा है। ऑटोमन एम्पायर अलग और दूसरा जो एरिया बल्कन्स का वो अलग हो रहा था। यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर अलोंग विद द फीलिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म टुगेदरली बिकम एन एक्सप्लोसिव। ये दोनों जब एक साथ जुड़ गया ना तो बहुत भयानक गंभीर परिणाम हुए। यानी कि सबसे पहले गड़बड़ी क्या निकल रही है कि आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म फैला है और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है किसका? ऑटोमन एम्पायर का। दो चीजें हुई है, एक आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म
और दूसरा डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बल्कन एरिया में दो काम हुए, एक तो आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म में फैला और ये किसके साथ जुड़ गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर के साथ। इसी कारणवश ये जो एरिया बहुत एक्सप्लोसिव, बहुत विस्फोटक, यानी कि आए दिन लड़ाई होते रहती, झगड़ा होते रहता, वॉर होते रहता, ठीक। तो पहले से गड़बड़ी चल रही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इसमें और क्या आ गया, आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म आ गया। तो बल्कन्स वाले एरिया में जो कारण है लड़ाई का, एक्सप्लोसिव, ये जो रीजन है, ये क्षेत्र इतना एक्सप्लोसिव, उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात कि द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म इन बल्कन्स अलॉन्ग विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ध्यान देना आपको, आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म और डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जब बल्कन्स में दोनों एक साथ जुड़े तो एरिया क्या पूरा एक्सप्लोसिव हो गया ना, कंडीशन बहुत ही खराब होगी। समाज में पहले से थोड़ी बहुत अशांति चल रही थी क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो था ऑटोमन एम्पायर का, उसी बीच आग में घी डालने का काम करते किसने, इस आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म में। और जितने भी लोग थे उस एरिया में रहने वाले, वो एक दूसरे नेशन से ज्यादा एरिया हासिल करना चाहते थे, एक दूसरे से जलते थे सारे नेशनलिस्ट, ठीक। तो इसी कारण उन्होंने गलत काम किए, ठीक। द बल्कन्स बिकेम द एरिया ऑफ इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही ज्यादा, बहुत गंभीर कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद, लड़ाई झगड़ा, गलतफहमी, मतभेद, इन सब का एरिया बन गया बल्कन्स। यानी बल्कन्स में पहले शांति थी, फिर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर शुरू हुआ और उसी आग में घी डालने का काम किया किसने, आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म में। अब आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म मिल गया है किसके साथ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर के साथ मिल गया है और बहुत ही भयानक विस्फोट होता है, ठीक। तो इसी की बात यहाँ चल रही है, बल्कन बिकेम द एन एरिया ऑफ इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक। बल्कन स्टेट जो थे, बल्कन स्टेट्स वर फेयरसली जेलस ऑफ ईच अदर। जो बल्कन स्टेट्स हैं, बल्कन में रहने वाले जो स्टेट्स है, जो राज्य हैं, जैसे कि रोमानिया बुल्गारिया, रोमानिया बुल्गारिया से जलता था, बुल्गारिया रोमानिया से, बुल्गारिया अल्बानिया ग्रीस से जलता है, ग्रीस अल्बानिया से, यानी एक दूसरे से जलते थे। बल्कन स्टेट्स वर फेयरसली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी फ्रॉम अदर्स। और हर एक को ये उम्मीद थी, एक आशा थी मन में कि वो दूसरे से क्या करेगा, ज्यादा टेरिटरी कब्जे मिलेगा। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, बल्कन्स की। तो बल्कन्स ने इस तरह से, अब बल्कन्स वाले कुछ रीजन में इस तरह से पूरा कंडीशन खराब हुआ है। बल्कन जो एरिया है उसमें मॉडर्न डे का ये सब एरिया पूरा रोमानिया बुल्गारिया अल्बानिया ग्रीस मैसेडोनिया मोंटेनिग्रो ये सब आता है, ठीक। यहाँ पे रहने वाले इनहैबिटेंट्स को क्या कहते हैं, स्लैब्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात के लिए हमने बल्कन्स की। अब हम बात करते हैं कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बल्कन्स में, ये लीड करता है वर्ल्ड वॉर को। ये हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, तो चलिए हम देखते हैं। लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं कि कैसे बल्कन्स वाले एरिया में फैला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजल्ट करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। यानी पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। जी हाँ, उसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो निकला कैसे, उसका रिजल्ट कैसे हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया कैसे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो रिजल्ट है किसका, बल्कन्स के एरिया में जो इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट फैला है, यानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है कहां पर, बल्कन्स वाले एरिया में, वही रिस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। चलिए हम देखते हैं। जो भी पावर है, जो भी ताकत है या जो भी बड़ी कंट्री है, जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो कंट्रीज हैं, हर कोई वाज कीन टू कंट्रोल ओवर बल्कन्स। हर कोई चाहता था बल्कन्स को कंट्रोल करना, वाज वेरी कीन, यानी बहुत उतावले थे बल्कन्स को कंट्रोल करने के लिए। जितने भी बड़े देश, बड़े पावर्स है, रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गई, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गई, ये सारे देश जो हैं बहुत ही उतावले हैं बल्कन्स वाले एरिया पे कंट्रोल करने के लिए। ये सब नेशनलिस्ट देश हैं, ये सब नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, बट इनके अंदर एक फीलिंग है जिसे कहा गया है इंपेरियलिज्म, यानी विस्तारवाद। यानी ये देशभक्त तो हैं लेकिन दूसरे देश को भी हड़प के अपने देश में मर्ज करना चाहते हैं, ये इनकी इंपेरियलिज्म फीलिंग है। यानी कि इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग तो है देशभक्ति की, लेकिन इन लोगों के अंदर एक और फीलिंग है जिसे कहा गया है इंपेरियलिज्म, यानी विस्तारवाद। यानी कि ये दूसरे देश को भी अपने देश में मिलाना चाहते हैं, दूसरे की जमीन भी हड़पना चाहते हैं। यानी कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इनके अंदर एक और फीलिंग थी नेशनलिज्म के साथ साथ इंपेरियलिज्म, जो रिजल्ट बनी किसका, डिजास्टर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिजास्टर का। This led to a series of wars in the region and finally the first world war। यानी पावर कंट्रोल करना, बल्कन्स के ऊपर कंट्रोल करना, बल्कन्स एरिया को कैप्चर करना, ये जो विचार है, ये जो फीलिंग है, इसी ने किसमें रिजल्ट किया, दिस लीड टू a series of wars। एक के बाद एक लड़ाइयों की सीरीज, श्रृंखला शुरू हो गई, जो फाइनली किसमें रिजल्ट करती है, फाइनल रिजल्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिजल्ट करती है, जो इसका आखिरी जो रिजल्ट क्या निकलता है, विश्व युद्ध निकलता है। Hence nationalism aligned with imperialism, और नेशनलिज्म किसके साथ जुड़ गया, विस्तारवाद, यानी कि इंपेरियलिज्म के साथ जुड़ गया, फैलाना, विस्तारवाद मतलब फैलाना, अपने टेरिटरी को बढ़ाना। तो राष्ट्रवाद और विस्तारवाद एक साथ जुड़ गया और लीड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। और यूरोप को एक डिजास्टर, बहुत ही भयंकर, आप देख पाते हैं कि एक विपदा, डिजास्टर का मतलब क्या होता है,
आपदा कह सकते हैं, विपदा कह सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ाया यूरोप को और झोंक दिया 1914 के वर्ल्ड वॉर में। जी हाँ, 1940 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध हुआ, वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन्हीं कंट्रीज का, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्योंकि इनकी लालच की वजह से ही बाल्कन्स एरिया में कंट्रोल करना चाहते थे और कंट्रोल करने की वजह से सीरीज ऑफ वॉर स्टार्ट होगी और ये सीरीज ऑफ वॉर फाइनली किस में रिजल्ट करती है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जी हाँ, और फाइनली हर कोई नेशनलिज्म का अपना अलग अलग मतलब निकालता है, नेशनलिज्म को अपने तरीके से क्या करता, इंटरप्रेट करता, लेकिन फिर भी इस नेशन स्टेट की थ्योरी को सबने एक्सेप्ट किया। जी हाँ, The idea of nation state was accepted as natural and universal। जी हाँ, सभी सोसाइटीज के द्वारा इस आइडिया ऑफ नेशन स्टेट को नेचुरली एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट जो है वो होना चाहिए, ये नेचुरल है और तो यूनिवर्सल है, यानी कि हर एक स्टेट में लागू होगा, हर जगह पर, यूरोप हो, एशिया हो, ऑस्ट्रिया हो, हंगेरी हो, जर्मनी हो, रशिया हो, कहीं पर भी हो, है ना, इन सब जगहों पर ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट लागू होगा और ये क्या है? नेचुरल है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाल्कन्स वो एरिया है जिसने नेशनलिस्ट के बीच टेंशन ला दिया, यानी बाल्कन्स रीजन के ऊपर कंट्रोल करने के चक्कर में बड़े बड़े पावर्स, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये क्या शुरू कर बैठे? एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू कर बैठे और ये सीरीज ऑफ वॉर फाइनली किस में रिजल्ट करता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिजल्ट करता है। और यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है यूरोप को एक बहुत ही भयानक आपदा, विपदा यानी कि डिजास्टर में ला देता है 1914 के। और इसी 1914 के डिजास्टर में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर हुआ और इस वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ। 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, जिसके कारण पूरे यूरोप में तबाही मच गई, पैसे से लेकर जान माल तक सबका नुकसान हुआ, जिसमें लोगों ने एक बात तो समझ ली कि नेशन स्टेट की थ्योरी जो है वो क्या है? नेचुरल है और यूनिवर्सल है, यानी कि नेशन स्टेट जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पे होना ही चाहिए, और क्या है? ये यूनिवर्सल, यानी हर जगह पर लागू होती है, चाहे स्टेट हो, कंट्री हो, रीजन हो, चाहे बाल्कन्स वाला रीजन हो, पूरा यूरोप ही क्यों ना हो, सभी जगह पर ये थ्योरी लागू होती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, सारे नोट्स को आप बना कर रखिए ताकि आपको एग्जाम से बहुत हेल्प हो। पहले ही हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लॉन्ग चैप्टर है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है, और स्टूडेंट्स से बाकी लोग टफ भी समझते हैं, यानी बाकी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को टफ समझते हैं। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, टफ और इजी, कमेंट कीजिए। कैसा लगा है, इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, और इसके नोट्स आपको चाहिए तो हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप ग्रुप में नोट को डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।